हेलो जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का शॉर्ट टर्म में वीडियो लेकर सामने आए हैं। इससे पहले हम केमिस्ट्री का 4 चैप्टर क्लास 9th का पूरा कंप्लीट किए हैं। जाकर अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग अब क्लास 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हम आप लोगों के लिए रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसमें कुछ हम लोग बैलेंस इक्वेशन भी देखेंगे। एग्जाम में पूछ देता है कि समीकरण को संतुलित करे, या कौन समीकरण संतुलित है, कौन समीकरण असंतुलित है, या कौन सा समीकरण कंकाल समीकरण कहते हैं। तो ये सभी का चर्चा आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। तो एक चीज आप लोग जानिएगा कि हम लोग अपने डेली लाइफ, अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं। गर्मी के मौसम में दूध का कुछ देखते हैं खट्टा हो जाता है, खुला छोड़ देते हैं तो दूध से दही बन जाता है, लोहे पर जंग लगता है, शरीर में हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन पचता है। ठीक है। अंगूर किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। तो ये सभी जो क्रियाएं हैं, ये किस कारण से होती है? तो ये रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन जो है, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। किस कारण से होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो पदार्थों के बीच अणु या परमाणु आपस में टूट फूट करके नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं वहां पर कि रासायनिक अभिक्रिया भी वहां पर हुई है। ठीक है। तो जैसे ही हम लोग, आपसे एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है, तो एक चीज याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया जो है, जब हम एक से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया कराते हैं जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है, यही है रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये लाइन एकदम याद रखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, एक एक्टिविटी में आपको मैग्नीशियम का रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड के वांच ग्लास में इकट्ठा करता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये देखिएगा कि मैग्नीशियम धातु या मैग्नीशियम का फीता या मैग्नीशियम का तार, कुछ भी लिया हो, तो ये लेने का कारण क्या है कि मैग्नीशियम का जो धातु होता है वो चांदी के जैसा सफेद होता है। किसके जैसा सफेद होता है? मैग्नीशियम का धातु चांदी के जैसा सफेद होता है। लेकिन हम लोग जब प्रयोगशाला या लैब में मैग्नीशियम का फीता या चांदी मैग्नीशियम का फीता या मैग्नीशियम का तार लेते हैं जो चांदी के समान सफेद होता है, वो सफेद नहीं होता है। कारण क्या है कि इसके ऊपर, इस मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन का परत चढ़ जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम का परत चढ़ जाता है वायु की उपस्थिति में। इसीलिए मैग्नीशियम के फीते का उपयोग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये मैग्नीशियम का जो फीता है इसको सरेस पत्र से हम लोग रगड़ के इसको साफ कर लेते हैं। साफ करने से क्या होगा कि ये आसानी से दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया कर लेगा। तो देखिए, ये हाथ से चिमटा से पकड़कर मैग्नीशियम के फीते को स्प्रिट लैंप में क्या कर रहा है, जला रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का फीता के साथ देखिएगा बहुत सफेद चकाचौंध ज्वाला निकलता है। सफेद श्वेत ज्वाला के साथ, चकाचौंध के साथ, ये मतलब आपको मैग्नीशियम का जब फीता को जलाइएगा ना, तो चकाचौंध श्वेत ज्वाला के साथ आपको इसमें दिखाई देगा। और इसमें साथ साथ मैग्नीशियम के ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बन जाता है। क्या बनता है? देखिए, वाच ग्लास में मैग्नीशियम का जल रहा है और जल के यहाँ पर ये गिर रहा है, तो ये जो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण है। तो इससे यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि जब हम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन हो गया, बैलेंसिंग नहीं है, इसको बैलेंस कर देते हैं, 2Mg प्लस O2 2MgO। ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो मैग्नीशियम था और ये ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो क्या बना, 2MgO। तो यहाँ पर
रिएक्शन को हम लोग एक तीर के निशान के साथ दर्शाए हैं। तो लेफ्ट साइड में ये LHS कहलाता है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या कहलाता है, RHS। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं इसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक, या फिर इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और जब निर्माण होकर अभिक्रिया होने के बाद जो राइट हैंड साइड में नए पदार्थ बनते हैं इसे कहते हैं हम लोग उत्पाद, मीन्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में पूछेगा भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहेंगे, उत्पाद या फिर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी प्रकार दूसरा देखिए, आपको मैग्नीशियम रिबन का तो हो गया। एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लिया, एक परख नली में लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3, इसका घोल लिया और किसके साथ, लेड नाइट्रेट, इसमें पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन करने के बाद पूछेगा आपसे प्रेक्षण में क्या हुआ। तो जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराया गया तो बन गया पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। इसके साथ ये जो लेड आयोडाइड बना, ये लेड आयोडाइड कैसा बना, पीला रंग का अवक्षेप बना, पीला रंग का अवक्षेप बना। सबका कंक्लूजन लास्ट में बताएंगे, सिर्फ समझना है। ये जो एक्टिविटी 1.2 है इसमें बोला कि लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या निर्माण हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट बना और लेड आयोडाइड बना। और लेड आयोडाइड कैसा रंग का बना, पीला रंग का ये अवक्षेप का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए एक और रिएक्शन इसमें दिया है या नहीं दिया है पता नहीं, एक रिएक्शन और देख लीजिए। जैसे बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसको हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएं। तो बेरियम क्लोराइड जब H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, ये बैलेंस कर लेते हैं। तो अब ये जो बेरियम सल्फेट बना, ये बेरियम सल्फेट जो बना ये बनता है आपका सफेद रंग का अवक्षेप, सफेद या फिर श्वेत अवक्षेप बना। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि बेरियम क्लोराइड को जब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाया गया तो बेरियम सल्फेट का कैसा अवक्षेप बना या किस अवक्षेप में क्या निर्माण हुआ, तो बेरियम सल्फेट किस रंग का अवक्षेप हुआ, तो सफेद रंग का। याद रहेगा। इसके साथ साथ देखिए एक आपको एक्टिविटी यहाँ पर चित्र 1.2 में देख रहे होंगे, एक बीकर लिया कांच का नली, शंक्वाकार फ्लास्क है, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दानेदार जस्ता का प्रयोग किया है। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें आप देखिएगा कि एक शंक्वाकार फ्लास्क में जिंक का टुकड़ा दिख रहा नीचे, ये छोटा छोटा जिंक का टुकड़ा के साथ लेकर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिए और उसको थोड़ा देर घोले। तो क्या हुआ कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा बूंद बूंद, ये बुलबुला, ये देखिए ये छोटा छोटा बूंद बुलबुला निकलते हुए आपको दिखाई देगा। ये बुलबुला जानते हैं क्या है, ये बुलबुला हाइड्रोजन गैस है। ये बुलबुला क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो जिंक के टुकड़े का आकार यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होते जाएगा और हाइड्रोजन बुलबुला यहाँ पर इस तरह से निर्माण होते चला जाएगा। तो यहाँ से क्या मालूम चला कि जब दानेदार जस्ते पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया से क्या निर्माण हुआ, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, क्या निर्माण हुआ, हाइड्रोजन गैस। तो जब हम जिंक को या धातु को किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पे निर्माण होता है हाइड्रोजन गैस। ये कंक्लूजन आपका यहाँ पर निकला। ठीक है, इसी में आपका देखिए एक और होगा, दिया नहीं है, नहीं दिया है। चलिए हम थोड़ा सा एक और रिएक्शन करवा देते हैं। जब बुझा हुआ चूना CaO को क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। फॉर्मूला पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा। बिना बुझा हुआ चूना को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बन जाता है बुझा हुआ चूना और यहाँ से ऊष्मा निकलती है। तो अब यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब बिना बुझा हुआ चूना को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बना, बुझा हुआ चूना। ये क्या हो गया, बुझा हुआ चूना या बुझा चूना, और इसके साथ क्या निकला, ऊष्मा। तो रिएक्शन के लेफ्ट साइड में ये क्या कहलाएगा, अभिकारक, अभी बताएं हम। और जो निर्माण हुआ रिएक्शन के बाद ये क्या कहलाएगा, पूरा उत्पाद। ये चीज क्लियर हो गया। एग्जाम में पूछेगा अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, तो आप बता सकते हैं।
अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जब हम बिना बुझा हुआ चूना को वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो बुझा हुआ चूना के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण हुआ। तो अभी तक हमने जितना देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा, देखिए सबसे पहले हमने मैग्नीशियम का फीता को जलाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बना। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अवस्था बदल गया, उसका अवस्था बदला ना। अभी मैग्नीशियम का फीता था, फिर वहां चूर्ण बन गया, मतलब अवस्था परिवर्तन हुआ यहाँ पर। दूसरा रिएक्शन हमने देखा लेड नाइट्रेट, कहाँ गया लेड नाइट्रेट, ये देखिए लेड नाइट्रेट में क्या बना, पीबीआई, पीला रंग का ये अवक्षेप बना, मतलब यहाँ पे रंग परिवर्तन हुआ। दूसरा रिएक्शन में क्या हुआ, रंग परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसी तरह से एक बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम क्लोराइड में भी क्या देखें आपने, श्वेत रंग का अवक्षेप बना, मतलब यहाँ पर भी आपका रंग परिवर्तन हुआ। इसके बाद हमने जिंक वाला देखा, कहाँ गया अभिक्रिया जिंक वाला, हाँ ये जिंक वाला, यहाँ पर जिंक को हम तनु HCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे क्या हुआ, गैस निकला, क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। और गैस निकला, और अब जब गैस निकल रहा था हाइड्रोजन गैस यहाँ से, तो आप इस बीकर को छुइएगा तो ये बहुत गर्म लगेगा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ताप में भी परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, ताप में भी परिवर्तन हुआ। और एक लास्ट रिएक्शन, जो बिना बुझा हुआ चूना को जब पानी में रिएक्शन करवाएं तो बुझा हुआ चूना के साथ क्या निकला, ऊष्मा निकला। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या निकल गया, आपसे पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, कैसे मालूम चलेगा, तो कुछ पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, इसके लिए कैसे मालूम चलेगा, तो पहला उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसरा उसका रंग में परिवर्तन हुआ, देखे थे पीबीआई, रंग में परिवर्तन हुआ। रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, इसके लिए पता लगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा उसका, रंग में परिवर्तन होगा। तीसरा अवक्षेप बनेगा, क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा। चौथा गैस निकला, देखिए हाइड्रोजन गैस निकला था, जिंक के साथ HCl के साथ रिएक्शन करवाए थे तो गैस निकलेगा। पांचवा ताप में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, तो क्या क्या कंडीशन होगा, पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा अवक्षेप बनेगा, चौथा गैस निकलेगा, पांचवा ताप में परिवर्तन होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से पकड़ने के लिए हम सभी ये पांचों फैक्ट को देखेंगे कि इसमें किसी में भी परिवर्तन हुआ है कि नहीं। अगर किसी एक में भी हुआ है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया का एक लाइन में डेफिनेशन याद रखिएगा कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया या क्रिया करता है तो एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? और एक चीज याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया जो है किस पर आधारित है, रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, किस पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, लेवोइजियर, किसने दिया था, लेवोइजियर। ठीक है, किसने दिया था, लेवोइजियर। तो याद रखिएगा हमेशा जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो नए पदार्थ का निर्माण हमेशा होगा, हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होगा। ये पांचों फैक्ट याद रहेगा आपको। अगर याद रहेगा तो रासायनिक अभिक्रिया का यही था। अब हम लोग थोड़ा सा रासायनिक समीकरण पे चलते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, तो साइड में ही एक रफ में ही बता देते हैं। देखिएगा ध्यान से, रासायनिक समीकरण, जैसे हम मान लीजिए कि आपको बोले A प्लस B रिएक्शन करवाने के बाद क्या बना, C प्लस D। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है इसे अभिकारक कहते हैं, इसे अभिकारक कहते हैं। और जो नया निर्माण हुआ इसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। इसे लेफ्ट हैंड साइड से डिनोट करते हैं और इसे राइट हैंड साइड से। और बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक एरो मार्क्स या तीर लगाते हैं, लगाते हैं ना। तो अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि कैसे हम लोग समीकरण को लिखते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब कभी भी, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग अभिकारक और उत्पाद की जगह
उसके रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं। रासायनिक सूत्र मतलब ये Mg+O2 क्या बना, MgO। यही है आपका रासायनिक समीकरण। मतलब जब हम अभिकारक और उत्पाद को नहीं लिखकर उसके रासायनिक सूत्र को लिखते हैं, यही है आपका रासायनिक समीकरण। क्या है, रासायनिक समीकरण। क्लियर हो गया। तो यहां पर अब आपका दो आता है रासायनिक समीकरण में। पहला आता है संतुलित, जिसे बैलेंस कहते हैं, और दूसरा आता है असंतुलित। और असंतुलित को ही कंकाल समीकरण भी कहते हैं, कंकाल समीकरण भी कहते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी आपको बैलेंस करने दे देता है कि रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो निर्माण कर सकते हैं, हम लोग को मालूम है द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर कि ना तो हम द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। मतलब जितना द्रव्यमान अभिकारक में रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, उतना ही द्रव्यमान हमारा राइट हैंड साइड में रहेगा। कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल किसी भी मेथड से बैलेंस करते हैं। जैसे देखिए अब कैसे बैलेंस करते हैं, एक दो सिखाएंगे, बाकी आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मान लीजिए लिख दिए हम आयरन Fe+H2O, रिएक्शन करवाने के बाद बना Fe3O4+H2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि सब बैलेंस है। कैसे चेक करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, तो आयरन कितना है, यहाँ 1 है। राइट साइड में आयरन कितना है, 3 है, Fe3। तो आपको यहाँ पे आयरन को 3 करना होगा, तो 3 आयरन दे दिए। क्लियर हो गया। तो आयरन देखिए बैलेंस हो गया। अब देखिए लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2, राइट साइड में हाइड्रोजन 2, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1, राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 4। तो 4 करने के लिए हमको क्या करना होगा, 4 करने के लिए हमको क्या करना होगा, ऑक्सीजन को आप खुद सोचिए। तो ऑक्सीजन को यहाँ पर हमको 4 देना होगा। तो 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन पे इफेक्ट पड़ गया। देखिए कितना हो गया हाइड्रोजन, 4 दूनी 8, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना है, 2। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमको 4 करना होगा। अब देखिए कि बैलेंस है कि नहीं, 3 आयरन 3 आयरन, 4 हाइड्रोजन 4 सॉरी 4 दूनी 8, ये 4H2 ऐसे जब लिखते हैं ना तो ये मल्टीप्लाई होता है, 4 दूनी 8, मतलब 8 हाइड्रोजन, और इधर भी आपका 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना, 4, और ऑक्सीजन भी कितना, 4। तो ये कंप्लीटली बैलेंस है। तो आपको सबसे पहले बैलेंस करने के लिए चेक करना होगा कि हमारा समीकरण में कौन कौन सा तत्व उपस्थित है। आई बात समझ में, कौन कौन सा तत्व उपस्थित है। जैसे मान लीजिए दूसरा हमने दिया आपको नाइट्रोजन N2+H2 गिव्स NH3। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा कि कौन कौन सा है आपका, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, यही 2 है। तो नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में कितना है, 2 है, राइट साइड में कितना है, 1 ही है। तो यहाँ पे आप 2 देने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कभी भी बैलेंस करते हैं तो आगे बैलेंस करते हैं, ना कि जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है तो हम लोग इसको आगे देंगे, ना कि यहाँ देंगे। ये गलत है। हम लोग ये आपका फॉर्मूला में दिया हुआ रहेगा, ये सूत्र में दिया हुआ रहेगा, लेकिन जब भी हम लोग बैलेंस करेंगे तो आगे बैलेंस करेंगे, ना कि नीचे। इस बात को याद रखिएगा, ये गलत मेथड हो जाएगा आपको यहाँ पर बैलेंस करने में। तो यहाँ देखिए आगे 2 दे दिए तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, बैलेंस हो गया। कितना नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन आपका राइट साइड भी है और 2 नाइट्रोजन लेफ्ट साइड भी। हाइड्रोजन देखिए कितना है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया। देखिए जब भी ऐसे लिखा हुआ रहता है ना तो ये मल्टीप्लाई होता है, 3 दूना 6, तो आगे 2 है नीचे 3 है, मतलब हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6, लेकिन लेफ्ट साइड में कितना है, 2। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, आगे 3 देंगे। यही है हीट एंड ट्रायल मेथड। आप अपने से इसको बैलेंस करने सीखिएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम दे देंगे या आप टेलीग्राम पे हमसे मांग लीजिएगा, ग्रुप में प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं हम लोग, एक और देखते हैं। पोटेशियम+H2O, पोटेशियम को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है KOH प्लस हाइड्रोजन। क्या ये बैलेंस है? अगर बैलेंस है तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन नहीं बैलेंस है चेक कर लेते हैं। पोटेशियम लेफ्ट साइड में कितना, 1 है, पोटेशियम राइट साइड में कितना, 1 है। चलिए पोटेशियम हमारा बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितना है, 2 है, राइट साइड में कितना है, 2 है, मतलब हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना है, 1 ही है, राइट साइड में 1 ही है, मतलब ये भी बैलेंस है। तो इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये पहले से ही बैलेंस है आपका रिएक्शन। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए हम
इसमें Mg प्लस O2, ठीक है, Mg प्लस O2 MgO, क्या ये बैलेंस है? अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं बैलेंस चेक कर लेते हैं। इसमें है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यही ना दो है, तो मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में एक है, राइट साइड में एक है, बैलेंस है, मतलब मैग्नीशियम बैलेंस है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में दो है, राइट साइड में एक है, इसको बैलेंस नहीं है, मतलब लेफ्ट में दो है तो राइट में भी दो होना चाहिए, तो यहाँ आगे में देंगे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो देंगे नहीं, हम पहले ही बताए नीचे नहीं देते हैं बैलेंस करने के लिए, ये मेथड गलत है, हम लोग आगे देते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी बैलेंस करना हो आपको तो हमेशा आगे देते हैं, ना कि नीचे देंगे। तो यहाँ दो दिए तो ऑक्सीजन तो दो बैलेंस हो गया, चलिए ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम देखिए राइट साइड दो हो गया, लेफ्ट साइड एक ही है, तो ये बैलेंस नहीं है। अब इसको भी बैलेंस करेंगे, तो दो मैग्नीशियम है तो इसके आगे दो मैग्नीशियम दे देंगे। अब चेक कीजिए क्या ये सही है, तो लेफ्ट साइड में दो मैग्नीशियम बिल्कुल सही है, लेफ्ट साइड में दो ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है, राइट साइड में दो मैग्नीशियम सही है, राइट साइड में दो ऑक्सीजन सही है, मतलब ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी में बहुत सारा दिया गया है, आप उसको अपने से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, हम कितना भी करवाएंगे तो जब तक अपने से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? तो और दो चार करवा दे क्या? चलिए एक करवा देते हैं। सोडियम एग्जाम में आपका कुछ भी आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड में चेक करना है क्या क्या एलिमेंट है और वो बैलेंस है या नहीं है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे है सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तीन है, तीनों चेक कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन, सॉरी लेफ्ट साइड में सोडियम एक, राइट साइड में एक, चलिए ठीक है। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन दो, राइट साइड में हाइड्रोजन दो और एक तीन है, गड़बड़ है, मतलब हाइड्रोजन कितना है, लेफ्ट साइड में है आपका दो और राइट साइड में आपका तीन, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में एक, राइट साइड में एक, मतलब बैलेंस है। तो अब हम छेड़छाड़ करेंगे हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन को छेड़छाड़ जब करेंगे तो दूसरा भी इफेक्ट होता है या नहीं चेक करेंगे, अगर होता है तो फिर उसको ही बैलेंस करना है। तो ये दो और तीन है, दो और तीन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको इसको इसका एलसीएम लेके छः, मतलब छः बनाना होगा। तो लेफ्ट साइड में दो हाइड्रोजन है तो इसको छः बनाने के लिए तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन दूना छः, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आप खुद देखिए, दो है, दो है और एक तीन है, तीन है, मतलब यहाँ पर हमको कितना देना होगा, अगर हम दो देते हैं तो चार हो गया, चलिए नहीं, एक इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें तीन नहीं देंगे, इसमें तीन नहीं देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, दो हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन, तीन है और यहाँ पर दो है, तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको इरेज करने दीजिए एक सेकंड, हाँ देखिए अब ध्यान से, लेफ्ट साइड में आपका सोडियम एक, राइट साइड में सोडियम एक, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन दो, लेकिन राइट साइड में हाइड्रोजन तीन है, तो तीन है और ऑक्सीजन एक एक बैलेंस है, तो तीन है तो या तो हम उसको छह बना ले या चार बना ले, तो चार कैसे बनेगा देखिए, अगर हम इसके आगे दो देते हैं, इसके आगे यदि हम दो देते हैं तो दो देने से क्या होगा, सोडियम भी दो हो जाएगा, ऑक्सीजन भी दो हो जाएगा और हाइड्रोजन दो और प्लस दो चार हो जाएगा, तो हाइड्रोजन चार है तो यहाँ पे भी चार करेंगे, दो दूनी चार हो गया, ऑक्सीजन भी हमारा कितना हो गया दो, लेकिन सोडियम तो दो है, लेफ्ट साइड में एक है, तो आगे भी हम दो देंगे। आई बात समझ में? नहीं आया, चलिए एक बार फिर से इसी को हम आपको बताते हैं। जैसे सोडियम है, वाटर के साथ रिएक्ट किया तो बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो अब एक चीज गौर कीजिएगा, लेफ्ट साइड में सोडियम कितना है, एक है, राइट साइड में सोडियम कितना है, एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन मिलकर तीन है, ऑक्सीजन कितना है, एक है और यहाँ ऑक्सीजन एक है, तो ऑक्सीजन और सोडियम बैलेंस है, हमारा बैलेंस क्या नहीं है, तो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ दो है यहाँ तीन है, तो तीन है, तो यदि बाई द वे मान लीजिए हम आगे यहाँ पर दो दे देते हैं, यहाँ पे हम दो दे दिए, तो दो देने से हमारा सोडियम भी कितना हो गया, दो हो गया, ऑक्सीजन भी कितना हो गया, दो हो गया, और हाइड्रोजन दो और प्लस ये दो मिलकर कितना हो गया, चार, तो राइट साइड में हाइड्रोजन चार, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन दो, तो इसको चार बनाने के लिए क्या करेंगे, आगे दो देंगे तब ना ये हाइड्रोजन चार हो जाएगा, और हाइड्रोजन जैसे ही चार हुआ, आगे जैसे ही दो दिए तो हाइड्रोजन चार हुआ, इसके कारण ऑक्सीजन पे भी इफेक्ट पड़ा, ऑक्सीजन हो गया हमारा दो, तो ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट साइड में भी दो और राइट साइड में भी दो, लेकिन सोडियम तो एक ही है और यहाँ सोडियम दो है, तो दो बनाने के लिए सोडियम को आगे दो दे देंगे, तो ये हमारा हो गया फुल्ली बैलेंस। आई बात समझ में? एक और देखिए, देखिए प्रैक्टिस आपको खुद से करना होगा, हम कितना भी करवा देंगे, ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते,
आपको चेक करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है या नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, एल्युमिनियम लेफ्ट साइड में कितना है, एक है, राइट साइड में एक है। कॉपर कितना है, एक है, कॉपर एक है। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 3 है। अब गड़बड़ हो गया, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 3 है। तो जब 2 और 3 है तो या तो इसको 4 बनाएंगे या तो 6 बनाएंगे। तो 4 कैसे बनेगा, अगर हम आगे 2 देंगे तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन इसको 4 बनाने के लिए इधर तो कुछ है नहीं, तो इसको 4 तो बना नहीं सकते, एक तो देंगे नहीं, जब भी देंगे तो आगे 2 देंगे। तो इसीलिए इस केस में हमारा 2 और 3 है, तो यहाँ एलसीएम लेकर इसको 6 बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्लोरीन को 6 बनाने के लिए हम यहाँ 2 देंगे, तो 2 दिया 6 हो जाएगा क्लोरीन। और इस क्लोरीन को 6 बनाने के लिए यहाँ आगे 3 देंगे, तब 3 दूना 6 होगा। तो जैसे ही 3 दिए तो कॉपर 3 हो गया, तो यहाँ पे भी कॉपर को 3 बनाना होगा, तो आगे 3 देंगे। अब देखिए, यहाँ क्लोरीन को 6 बनाने के लिए एल्युमिनियम 2 हो गया, आगे 2 दिए तो यहाँ भी एल्युमिनियम को 2 बनाने के लिए 2 दे देंगे। क्या आप चेक करते हैं ये बैलेंस है, चेक कीजिए तो 2 एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम, 3 कॉपर, 3 कॉपर, 3 दूना 6 क्लोरीन, 3 दूना 6 क्लोरीन, बिल्कुल बैलेंस है, ये सही है। तो रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं ये देख लिए आप लोग, अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। एनसीईआरटी में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, और नहीं होता है इसके बाद भी तो आप हमसे ले लीजिएगा, कुछ हम क्वेश्चन आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज ये समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया में किस चीज को कैसे, जैसे कभी कभी देता है कि इनमें से कौन सा समीकरण सही है या कौन सा समीकरण गलत है, पूछता है ना। तो इस चीज को याद रखना नहीं है, सिर्फ आपको उसके इक्वेशन से पकड़ लेना है। कैसे पकड़ेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई इक्वेशन दे दिया, तो सबसे पहले ठोस, ठोस को हम लोग लिखते हैं क्या, सॉलिड। ठोस को क्या लिखते हैं, सॉलिड। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, ठीक है। ठोस, द्रव को हम लोग लिखते हैं क्या, लिक्विड। इसको हम लोग स्मॉल एल से लिखते हैं, ठीक है। गैस, गैस को हम लोग लिखते हैं किससे, GAS से। इसको लिखते हैं इक्वेशन में स्मॉल जी से। फोर्थ, जलीय अवस्था, जलीय अवस्था, जलीय अवस्था मतलब कुछ उसमें सॉल्यूशन है, तो इसको हम लोग लिखते हैं एक्वा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो इसे हम लोग रिएक्शन में यूज करते हैं ए और क्यू, ए और क्यू। आपको ये याद रखना है, सॉलिड को एस से, लिक्विड को स्मॉल एल से, स्मॉल जी से और ए क्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को कैसे हम लोग पकड़ेंगे, तो जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया, आपको मालूम है मैग्नीशियम क्या है, एक तत्व है। मैग्नीशियम क्या है, एक तत्व है। तो इसको हम लोग या सॉलिड फॉर्म में है तो इसे एस से लिखेंगे। अगर मैग्नीशियम को ये एल लिख दिया लिक्विड, तो मैग्नीशियम गलत हो जाएगा ना, ये लिक्विड है ना। लेकिन हाँ, जैसे हम आपको बोले कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को आप सॉलिड तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये सॉलिड है ना, ऑक्सीजन है क्या, आप ही खुद सोचिए, गैस है। तो O2 के बगल में स्मॉल जी लिखा हुआ रहेगा रिएक्शन में। मान लीजिए कि आपको लिख दिया HCl, तो HCl तो गैस नहीं है, क्या ये यौगिक है एक, तो ये हमारा एक्वा सॉल्यूशन है, तो इसे AQ लिखेंगे, ना तो इसे सॉलिड लिखेंगे। लेकिन हाँ, अगर H2O आता है तो H2O आपका सॉलिड भी सही है, H2O आपका लिक्विड भी सही है, और H2O आपका गैस भी सही है। क्यों सही है, वो डिपेंड करता है इक्वेशन पर कि उसमें हमारा H2O लिक्विड है या नहीं। क्योंकि जब वो भाप रहेगा तो गैस के फॉर्म में रहेगा, जब वो बर्फ रहेगा तो सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, जब वो द्रव रहेगा तो वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। आई बात समझ में। तो इसी पे आधारित एक हमारा प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है, ध्यान से समझिएगा। 6CO2 प्लस 12H2O जब ये सूर्य का प्रकाश में रिएक्ट करता है तो बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये एक थोड़ा सा अपवाद है, इसीलिए हम बता रहे हैं। यहाँ पर 6CO2, ये CO2 क्या है, यहाँ पे ये CO2 आपका गैस नहीं है, ये एक्वा सॉल्यूशन है। इसलिए ये रिएक्शन को हम करवाएं, आपको बताएंगे यहाँ पर क्यों है। ये एक्वा सॉल्यूशन हो गया। H2O यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में है तो इसके बगल में L लिखाएगा। C6H12O6 क्या होगा, ये एक्वा फॉर्म में होगा। 6O2 आपको बताएं, O2 तो गैस है, तो O2 गैस है, लेकिन यहाँ पर जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो ऑक्सीजन एक्वास फॉर्म में ये काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर H2O क्या होगा, ये लिक्विड। H2O क्या होगा, लिक्विड। तो प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाला जो ऑक्सीजन है
ये हमारा गैसीय अवस्था में नहीं होता है, फंसा सकता है एग्जाम में। ये गैसीय अवस्था में नहीं होकर जलीय अवस्था में होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फिर जैसे ही ये वायुमंडलीय ताप जो है हमारा एटमॉस्फेयर में, तो ये वायुमंडलीय ताप के कारण ये गैस में ऑक्सीजन बदल जाता है। पहले रहता है ये जलीय अवस्था में, लेकिन वायुमंडलीय ताप के कारण ये गैस अवस्था में बदल जाता है। आई बात समझ में? तो आपको जब भी रिएक्शन देगा तो एक चीज देख लीजिएगा, वो लिक्विड है तो एल लिखा रहेगा, सॉलिड है तो स्मॉल एस लिखा रहेगा, गैस है तो स्मॉल जी रहेगा, जलीय अवस्था है या एक्वा सॉल्यूशन है तो AQ लिखा हो रहेगा। आपको इससे पकड़ना ही है रिएक्शन को, क्योंकि बहुत जगह आप देखिएगा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सब में पूछा गया है। आई बात समझ में? तो कोशिश करना है आपको इस तरह से। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या देखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो आपको इसमें बहुत सारा प्रकार है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, पहला है संयोजन, दूसरा है अपघटन, दूसरा है अपघटन, तीसरा पढ़ना है आपको विस्थापन, विस्थापन, फोर्थ पढ़ना है आपको द्वि विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्वि विस्थापन, पांचवा पढ़ना है उपचयन, और सिक्स्थ पढ़ना आपको अपचयन। इसी में आपका आ जाएगा उपचयन और अपचयन, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो आपका होमवर्क है, इसमें सिर्फ आपको सिर्फ संयोजन तक ही पढ़ना है। आज हम इसका चर्चा करेंगे, अगले क्लास में सभी अभिक्रिया का चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, संयोजन अभिक्रिया, नाम है संयोजन, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बाइंड करना, क्या करना? कंबाइंड करना। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? कंबाइंड करना, जुड़ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब ये ए और बी मिलकर क्या बना दिया? ए बी। ठीक है, इसी प्रकार से सी प्लस डी मिलकर क्या बना देगा? सी डी। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नया पदार्थ का, ये है आपका संयोजन अभिक्रिया। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C प्लस O2 क्या बनेगा? CO2। H2 प्लस O2 क्या बनेगा? H2O। ठीक है, बैलेंस हम कर लेंगे बाद में। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे ही हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? यहाँ पर देखिए आपको समझाया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। जैसे अभी आपको हम पिछले ही क्लास में या फिर अभी जस्ट इससे पहले हमने बताया था कि बिना बुझा हुआ चूना को जब पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना, और इसके साथ साथ ऊष्मा निकलती है। इसके साथ साथ क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यही रिएक्शन तो कहलाता है हमारा संयोजन, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, बुझा हुआ चूना, और बिना बुझा हुआ चूना का CaO होता है, बिना बुझा हुआ चूना। और इसी को जब हम बुझा हुआ चूना जो CaOH का होल 2 है, बुझा हुआ चूना को जब फिर से हम इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, मतलब ये चौक या फिर संगमरमर बोलते हैं ना, संगमरमर। तो क्या हुआ? जब हम बिना बुझा हुआ चूना पर जल प्रवाहित किए तो बुझा हुआ चूना का निर्माण हुआ, साथ में ऊष्मा निकला। अब यही भी बुझा हुआ चूना पर जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किए तो मेरा चौक संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जल का निर्माण हुआ। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा संगमरमर का सूत्र या चौक का सूत्र, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो एक चीज याद रखिएगा, इसमें साथ साथ हमारा ऊष्मा भी निकलता है। तो संयोजन अभिक्रिया में आप देख रहे हैं क्या निकल रहा है? ऊष्मा निकल रहा है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ हमारा ऊष्मा भी निकलता हो, उस अभिक्रिया को ऊष्मा
क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया जो है हमारा एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। याद रहेगा। संयोजन अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निर्माण होता है। उत्पाद निर्माण हुआ, देखिए ये CaOH का उल्टू साथ में ऊष्मा निकला, कैल्शियम कार्बोनेट जल बना, इसके साथ साथ ऊष्मा निकला। तो संयोजन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है और ऊष्मा का निकलना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक की ऊर्जा में कमी आती है और उत्पाद की ऊर्जा में वृद्धि होती है। मतलब इसमें ये जो अभिकारक है इसके ऊर्जा में क्या होगा, कमी होगा, और उत्पाद की ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा। आई बात समझ में। तो एक लाइन और याद रखिएगा कि जो सभी संयोजन अभिक्रिया है, सभी संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। लेकिन सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया नहीं होती है। तो अब यहाँ पे आपका बात आ गया ऊष्माक्षेपी का। तो ऊष्माक्षेपी में आप लोग 2-3 याद रखिएगा। क्या, मीथेन का जलना, प्राकृतिक गैस का दहन, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा श्वसन, दूसरा क्या याद रखिएगा, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपका शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करके 6CO2 12H2O साथ में ऊर्जा निकालता है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये एक ऊष्माक्षेपी, मतलब ये श्वसन का ही रिएक्शन है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, मालूम है आपको, भोजन में हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो किसका निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज हमारे शरीर में या ग्लूकोज जो हमारे कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा देती है। तो ऊर्जा देती है, तो इस अभिक्रिया में श्वसन क्रिया हुई। तो श्वसन की क्रिया में ऊर्जा निकला और ऊर्जा का निकलना ही क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आपको आज यहीं तक पढ़ना था। विघटन या वियोजन हम लोग कल पढ़ेंगे। एक बार NCERT को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। देखिए आपको रिएक्शन ये दे दिया गया जो हम अभी आपको बताएं। क्लियर है। अगर कहीं भी कोई डाउट रहेगा आप ग्रुप में या कमेंट में जरूर पूछ लीजिए। और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। आप लोग अधूरा देखते हैं जो बहुत ही हानिकारक है। इतना अच्छे से बताने के बावजूद आप पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखिएगा, क्या फायदा, फिर NCERT पढ़ते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसका पार्ट 2 वीडियो में नेक्स्ट हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।